हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च अगेन। आगे हम अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। ये क्या होती हैं, रूप्स क्या होती हैं, हम पहले वो समझ लेते हैं। तो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जो किसी टाइम पर यानी कि बहुत पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के में रजिस्टर हुई थी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उनको मान्यता दी गई थी, लेकिन उसके बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो वो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो अभी हाल ही में हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसी 111 नॉन एग्जिस्टेंट पार्टीज़ को लिस्ट से हटाया है, यानी कि जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल आउटफिट्स की लिस्ट होती है उस लिस्ट से इनको रिमूव किया है। तो दीज 111 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ वर फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं अब, और ये वायलेशन करती हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का, इसलिए इनको इस लिस्ट से हटा दिया गया है। आफ्टर दैट, एज पर एडीआर रिपोर्ट, एडीआर मीन्स एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो वो अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स जारी करता है। उसने दो अपने रिपोर्ट्स जारी की हैं, एक है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट और दूसरी है उनकी एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। तो उसमें उन्होंने क्या पाया कि 2019-20 में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी कि जो ये इस तरीके की पार्टीज़ हैं, उनमें से रूप्स में से 5.72% ही पब्लिकली अवेलेबल हैं, यानी कि पब्लिक डोमेन में अभी हैं। और दूसरी रिपोर्ट जो उनकी थी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, उसमें 8.23% इन्होंने बताया है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव द पावर टू डी रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा उसको बिल्कुल अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर सके। लेकिन कुछ पावर्स दिए गए हैं, तो वो हम देख लेते हैं उनको क्या पावर दिया गया है। फर्स्ट इसमें दे रखा है कि अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, यानी कि वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके मुद्दे को चुनाव आयोग उठा सकता है। सेकंड है, उनको सोर्सेज बताने पड़ेंगे एंड मैनर ऑफ डोनेशंस बताने पड़ेंगे कि कहाँ से उनको डोनेशन मिल रहा है और किस तरीके से मिल रहा है। और डिस्क्लोजर्स बाय कंपनीज अगर कोई है तो उनको भी पूरा डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी ये कंपनी है तो ये किस तरीके से, इसमें कैसा पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। एंड डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, और कंपनी के अलावा उस पर्सन को, पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन को अपने बैंक अकाउंट्स भी देने होंगे, तो ये सब करना होगा। सेकंड दे रखा है, इलेक्शन कमीशन हैज़ इनिशिएटेड एक्शन अगेंस्ट सेवरल रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज अंडर। अब कोई तो ऐसा प्रोविजन होगा जिसके तहत ही इन्होंने रूप्स को लिस्ट से हटाया है, तो वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की सेक्शन 29A और सेक्शन 29C, इन्हीं के तहत इनको हटाया गया है। फॉर क्लेमिंग टैक्स एग्जेम्पशंस विदाउट फुलफिलिंग मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब ये पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं ये ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि उनको टैक्स में छूट मिल जाती है। हमारे इंडिया में ऐसा प्रोविजन है कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी होती है तो पॉलिटिकल पार्टी को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है ना, तो इसीलिए ऐसा किया गया है। अब जो रूप्स हैं उनके क्या इश्यूज़ हैं, मुद्दे उनके सामने आ रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। पहला ये है कि वो एग्जिस्टिंग ओनली ऑन पेपर, केवल वो पेपर पे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, उनको ढूंढा जाए कि कहाँ है, कैसे है, तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं, है ना, है ही नहीं तो मिलेंगी कहाँ से। दूसरा है मिसयूज़ ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, यानी कि वो पार्टी ही इसीलिए बनाते हैं कुछ लोग कि उनको पॉलिटिकल पार्टी अगर बना लिया तो टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, और वो उसके मुखौटों में, यानी कि सेल कंपनी की तरह, सेल ऑर्गेनाइजेशन की तरह उसको बना लेते हैं और वो अपना दूसरा काम करते हैं। इसके बाद फ्यू रूप्स इन्वॉल्व इन सीरियस फाइनेंशियल इम्प्रॉपरिटी, मतलब कुछ ऐसे भी रूप्स पाए गए हैं जो बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, सम ऑफ द रजिस्टर्ड पार्टीज मे बी कलेक्टिंग डोनेशंस एंड यूजिंग देम फॉर अदर पर्पसेस। ये तो देखने को आता ही है कि पॉलिटिकल पार्टी बना ली, हमारे यहाँ हज़ारों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उनमें से बहुत सारी इसलिए लगी हुई हैं कि बाहर से डोनेशन लेती हैं और पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे, लेकिन वो कोई गलत काम कर रही है, कोई और धंधा चला रही है, तो वो इस तरीके से, ये कुछ हमने इशूज डिस्कस किए, तो ये टॉपिक हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, यानी कि नेवा। अब ये नेवा है क्या? ये नेवा सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड टू मेक ऑल द वर्क एंड डेटा रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव बॉडीज अवेलेबल ऑनलाइन, यानी कि जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज से संबंधित या उससे जुड़ा हुआ डेटा है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, उन सभी का डेटा एक जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। किस पर? नेवा पर, यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर, है ना, जिससे क्या होगा, सिटीजन्स हैं वो भी वहाँ तक पहुँच सकेंगे, उनको भी अच्छे से जानकारी मिल सकेगी कि हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजा है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और आगे
आगे जब वोट देना होगा तो वोट देने के टाइम पे वो एक प्रॉपर और नॉलेजेबल डिसीजन ले सकेंगे। एंड आफ्टर दैट जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं, तो वो मेंबर्स भी प्रॉपर उसको देख सकेंगे किस तरीके से डिस्कशन चल रहा है, किस तरीके से वहाँ पे डिसरप्शंस होते हैं। तो उनको अगर प्रॉपर स्टडी करेंगे तो उनका जो डिस्कशन होगा वो इफेक्टिव होगा और उनका डिसीजन भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ऐसा हम मान के चल रहे हैं और ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन काम करेगी। अब आगे देखते हैं, ई विधान इज अ रीडिजिग्नेटेड एज नेवा, यानी कि पहले इसको ई विधान बोलते थे, अब इसको क्या बोलेंगे हम, नेवा बोलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसकी नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री है ना। तो ये नेवा की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय मामलों का मंत्रालय। सो नेवा एम्स टू ब्रिंग ऑल द लेजिस्लेचर्स ऑफ द कंट्री टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म देयरबाय क्रिएटिंग ए मासिव डेटा डिपॉजिटरी। वो तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाएगी, जिससे कि एक बड़ी सी डिपॉजिटरी बन जाएगी और अगर अभी की इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में भी जाननी है तो वो भी जानी जा सकेगी क्या किस तरीके से वहाँ पे काम हुआ है। सो इट विल ऑल्सो हेल्प स्ट्रीमलाइनिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस स्टेट असेंबलीज एंड टू एलिमिनेट यूज ऑफ पेपर। तो यूज ऑफ पेपर भी कम होगा, जिससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे और हमारे एसडीजी गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम मल्टीपल सीट्स। आपने सुना होगा कि जो इलेक्शन हुए थे अभी, तो उसमें राहुल गांधी जी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। एक तो आपके अमेठी से थे वो, और दूसरा केरल में थे। तो अमेठी से हारने के बाद वो केरल से वो उनको सीट मिल गई थी। तो ये जो मामले होते हैं ये मल्टीपल सीट्स के होते हैं कि उन पर इलेक्शन किया जा रहा है, एक से ज़्यादा जगह लड़ा जा रहा है चुनाव। तो अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो हमारे, उन्होंने एक इस बात पर जोर दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951, उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। अब वो संशोधन क्यों करने की ज़रूरत है, तो वो इसलिए क्योंकि जो ये इलेक्शन होता है उसमें जो कंटेस्ट करते हैं कैंडिडेट्स, उनको केवल एक ही सीट से कंटेस्ट कर देना चाहिए, एक से ज़्यादा से नहीं करने देना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा इसलिए बोल रही है वो, इसलिए हमारी ये बॉडी बोल रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको ज़रूरत क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि उसको मान लो 2 सीट से कोई जीत रहा है और एक सीट वो छोड़ के चला जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि फिर से उस पर बाईपोल करवाना पड़ेगा, यानी कि फिर से इलेक्शन करवाना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग का काम भी बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा। और दूसरा ये है कि लोगों ने जब वोट किया, मान लो अमेठी में वोट, मतलब मान लो अमेठी में वो जीत गए थे राहुल गांधी, तो वहाँ पे वोट किया पब्लिक ने, तो पब्लिक ने तो उनको जिता दिया, लेकिन वो यहाँ की सीट छोड़ के दूसरी वाली की ले रहे हैं, अगर दोनों पे जीत जा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का जो विश्वास है वो तो कम होगा ना, उनकी जो मेहनत है वो भी बर्बाद जाएगी कि मतलब मैंने डिसीजन लिया और इनको वोट दिया लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो इस तरीके से ये कुछ विचार आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के दिमाग में, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या दे रखा है। एज एन अल्टरनेटिव हैफ्टी फाइन शुड बी इम्पोज। अगर ऐसा कोई करता है, मान लो 2 सीट से वो इलेक्शन लड़ रहा है और एक सीट को उसने खाली किया, दूसरे से उसने मतलब जीता हुआ मान लिया, तो एक सीट जो उसने वैकेंट की है, खाली की है, उस पर जितना भी खर्चा आया उस हिसाब से उस पर बहुत ज़्यादा फाइन लगाया जाना चाहिए, ऐसा इलेक्शन कमीशन का मानना है। इसके लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी 1990 में, और लॉ कमीशन की जो 170वीं रिपोर्ट है और इसके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, तो उन्होंने भी ये रिकमेंड किया था कि कैंडिडेट्स जो भी इलेक्शन लड़ते हैं उनको एक सीट पर ही रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, यानी कि उनको एक सीट से ही चुनाव लड़ने देना चाहिए, एक से ज़्यादा से नहीं। हमारे यहाँ 1996 तक ये प्रोविज़न था कि एक कैंडिडेट कितनी भी सीट से लड़ सकता है, अगर वो 10 से चाहे, 20 से चाहे, 50 से चाहे, कितने से भी चाहे, वो कितनी भी नंबर ऑफ सीट से चुनाव लड़ सकता था। लेकिन 1996 में ये प्रोविज़न किया गया कि केवल ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटों से ही चुनाव लड़ा जा सकता है। तो ये कब संशोधन हुआ, 1996 में हुआ, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके सेक्शन 33(7) में ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अब कुछ इश्यूज़ हैं। पहला इशू क्या है, सेक्शन 70 है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई भी कैंडिडेट 2 सीटों पर इलेक्शन जीतता है तो वो उसे एक सीट खाली करनी होगी। तो ये सोचने वाली बात है, जब उसे एक सीट खाली करनी होगी तो उसे फिर 2 सीटों से चुनाव लड़वाया ही क्यों जा रहा है। एक सीट होना चाहिए ना वहाँ पे, वहाँ के लोगों ने वोट किया है तो उनका भी जो वोटिंग राइट है वो भी अफेक्ट हो रहा है, तो एक सीट से ही उनको लड़वाया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें कॉन्टेस्ट कर रही हैं, इनकंसिस्टेंसी इनमें देखने को मिल रही है। पॉइंट है स्ट्रेन ऑन पब्लिक एक्सचेकर, यानी कि अभी चुनाव हुए थे और एक सीट वेकेंट हो गई, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको फिर से भागना दौड़ना पड़ेगा और वहाँ पे फिर से इलेक्शन करवाना पड़ेगा। तो एक ये मुद्दा है। उसके बाद है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वोटर। तो ये वोटिंग राइट जो हमें मिला हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, जिसकी वजह से हम इंडिया को डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी कहलाने का गौरव हमें मिला हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज द नोडल एजेंसी इन द गवर्नमेंट टू डील विद इशूज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन। तो ये फैक्चुअल पॉइंट है। तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, ये नोडल एजेंसी है अगर चुनाव सुधार से संबंधित कोई मुद्दा होता है, चुनाव आयोग से कोई संबंधित मुद्दा होता है।
तो इसके बाद हम चलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ को हमारी जो अनुसूचियाँ हैं उसकी 10वीं अनुसूची में इसको मेंशन किया गया है। और इसमें है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत अगर कोई कैंडिडेट चुनाव लड़के आता है और वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट चला जाता है, तो उस स्थिति में दल बदल को रोकने के लिए लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, तो सरकार की स्टेबिलिटी नहीं रह पाती थी। तो उस स्टेबिलिटी को बनाए जाने के लिए ये 10वीं अनुसूची लाई गई थी कि सरकार स्टेबल रहे और लोगों के लिए अच्छे से काम कर पाए। वैसे भी तो हमारे यहाँ चुनाव चलते ही रहते हैं, कभी ये चुनाव तो कभी वो चुनाव, हमारा देश चुनावी दौर से ही गुजरता रहता है, तो काम कब करेगा। और दल बदल होने लगे तो और भी समस्या आएंगी, सरकारें आए दिन गिरती, मतलब रोज़ खबरें आएंगी कि यहाँ पे सरकार गिर गई है, वहाँ पे सरकार गिर गई है। तो इसलिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ का लाया जाना बहुत जरूरी था। तो अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र हैज़ रेज्ड डिस्कशन। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में शिवसेना से बहुत सारे मेंबर्स थे, वो वहाँ से चले जाते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने जाके, उनको समर्थन दे दिया। तो इस तरीके से किया गया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, तो यही हमारा करंट न्यूज़ है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज हु आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन टिकट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरली गिव अप देयर पार्टी मेंबरशिप। एक जैसे आप मान लो कांग्रेस से आप चुनाव लड़के आ रहे हो, तो कांग्रेस से आप चुनाव लड़के आए और आप जीत के आए, बाद में क्या कर रहे हो, आप कांग्रेस को छोड़ दे रहे हो। तो ये क्या एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में आता है। क्यों आता है, क्योंकि भाई एक पार्टी का चेहरा यूज़ करके आप वहाँ पे एमएलए बने या फिर आप एमपी बने, कुछ भी बने, लेकिन बाद में उसी पार्टी को छोड़ के आप स्वतंत्र हो जाना चाहते हैं, तो वो आपको तो वोट मिला है वो एक अलग बात है, लेकिन मेन तो पार्टी थी ना, तो इसलिए वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में आता है। सो इट वॉज इंक्लूडेड अंडर 10th शेड्यूल वाया 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 का, तो उसी के द्वारा इसको 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची में क्या मेंशन है, दल बदल विरोधी कानून, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या ग्राउंड्स हैं। पहला है इफ मेंबर वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग, यानी कि वो वोट करता है, कैसे वोट करता है, कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी के बिना अगर वो किसी को वोट कर देता है पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी के अगेंस्ट, या फिर किस टाइम पे आपको वहाँ पे उपस्थित रहना और यहाँ पे वोटिंग करनी है इस पर्टिकुलर पर्सन को, लेकिन वो वहाँ नहीं उपस्थित होता है, वहाँ से आता नहीं है, दूर रहता है, तो वहाँ पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। सेकंड दे रखा है नॉमिनेटेड मेंबर का क्या होता है कि नॉमिनेटेड मेंबर है अगर कोई, है ना, और इफ़ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months, 6 महीने तक तो भाई कोई भी पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन 6 महीने के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हो पार्टी, तो फिर आपकी मेंबरशिप चली जाएगी और आप एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट मेंबर। लोगों को अगर इंडिपेंडेंट मेंबर जीत के आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि ना कि लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बाद में वो बंदा जाके कोई पार्टी ज्वाइन कर ले रहा है, तो फिर वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में आ जाएगा। अब देख लेते छूट किसको दी गई है, इनकी एग्जेम्पशन किसको दिया गया है। तो फर्स्ट है लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विद और इनटू अनदर पार्टी, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी में अगर मर्ज हो रही है तब वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। या फिर ऐसी स्थिति है कि किसी भी पार्टी के एटलीस्ट 2/3 यानी कि 2/3 सदस्य किसी और पार्टी में जाके मर्ज हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करता है। और सेकंड दे रखा है कौन सा, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अगर कोई बन जाता है, लेकिन बाद में जब वो वहाँ से हट जाता है तो फिर से वो पार्टी ज्वाइन करेगा, तो वहाँ पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ दे रखी है, इंपॉर्टेंट केसेस दे रखे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज जस्टिस R.A. मेहता 2 जज बेंच ऑफ एपेक्स कोर्ट, यानी कि 2 जजों की बेंच थी इस केस में, स्टेट ऑफ गुजरात वाले केस में क्या बोला कि हैड दैट इट इज अप टू अ गवर्नर नॉट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसे मानना या ना मानना ये गवर्नर के ऊपर है, गवर्नर उसको चाहे तो माने या ना चाहे तो ना माने, है ना। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू डिसॉल्व द असेंबली। आगे देखते हैं, सेकंड दे रखा है आर्टिकल 163 स्टेट्स दैट गवर्नर शैल एक्सरसाइज देयर फंक्शंस अपॉन एड एंड एडवाइस ऑफ, ये तो सबको पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसी की सलाह और सहायता से ही काम करता है गवर्नर, अगर उन्होंने कोई सलाह दी है तो उसको मानते हैं, बट नॉट इन मैटर्स वेयर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट दे एक्ट एट देयर डिस्क्रिशन, यानी कि वो अपने डिस्क्रिशन से अगर जहाँ पे काम करना होता है तो वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह को वो नहीं भी मान सकते हैं और अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अगला टॉपिक है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021, यानी कि जो नेस्डा की रिपोर्ट है 2021 की वो रिलीज हुई है, तो उसके बारे में कुछ दे रखा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंडर में आता है, तो इसने कॉन्स्टिट्यूट क्या किया है कि नेस्डा was constituted in
2019, यानी कि ये जो असेसमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है ये कौन निकालता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। इसने ये कब फॉर्म हुई थी? तो 2019 में, टू असेस स्टेट, यूटी एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑन डेप्थ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। यानी कि ये रिपोर्ट क्या बताती है कि वहाँ पे जो ई गवर्नेंस है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से लोगों को शासन की सुविधाएं किस तरीके से पहुंचाई जा रही हैं, तो उसको ये चेक करती है और उसके हिसाब से स्टेट्स को रैंकिंग देती है कि वहाँ पर किस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। आगे देखते हैं। So this is a biennial study, helps the respective governments improve their delivery of citizen-centric services and shares best practices across the country to emulate। यानी कि एक ऐसी रिपोर्ट है द्विवार्षिक है। बाईएनियल का मतलब 2 साल में एक बार ये रिलीज होती है और ये वही बताती है कि ये जो ई गवर्नेंस की सर्विसेज हैं वो कितनी सिटीजन सेंट्रिक हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं, अच्छे से कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वो ये। और उसके बाद ई गवर्नेंस बता रखा है। तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आईसीटी है उसका इस्तेमाल करके हम किस तरीके से लोगों की सर्विस जो प्रोवाइड करवा रही है सरकार, तो वो ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। अब इसकी कुछ की हाईलाइट्स देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट की क्या की हाईलाइट्स हैं। पहला उन्होंने बताया कि जो ई गवर्नेंस लैंडस्केप है इंडिया का, यानी कि भारत में जो ई गवर्नेंस की फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हुई हैं, उनमें सुधार देखा गया है। सो इंक्रीज इन ई सर्विस डिलीवरी, तो ई सर्विस डिलीवरी में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। सेकेंड, राइज इन यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज पोर्टल्स फॉर डिलीवरी ऑफ ई सर्विसेज, यानी कि ई सर्विसेज की डिलीवरीज के लिए जितने भी इंटीग्रेटेड या सेंट्रलाइज्ड पोर्टल्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? जैसे स्वयं पोर्टल बना है तो वो एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है। इसके अलावा आयुष्मान भारत की जो पोर्टल बना हुआ है वो भी एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह उस पर जुड़े हुए हैं जिसके माध्यम से आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरीके से पोर्टल्स हैं, ऐप्स हैं बनाए जा रहे हैं। सो इम्प्रूवमेंट अक्रॉस असेसमेंट पैरामीटर स्कोर्स, है ना। तो जो असेसमेंट का पैरामीटर है यानी कि उनका जो स्कोर बढ़ा है तो वो भी, उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी इनकी स्कोर भी इंक्रीज हुआ है। सो ई सर्विसेज ऑफ फाइनेंस एंड लोकल गवर्नेंस एंड यूटिलिटी सर्विसेज सेक्टर्स वर मोस्ट वाइडली यूज्ड। भाई आज से अगर 3-4 साल पहले ही देखा जाए तो कौन बड़ा भारी ट्रांजैक्शन करता था, या कौन ओला उबर ये सब यूज़ करता था, स्विगी जोमेटो, भाई नाम भी नहीं सुने थे इन सब चीज़ों के, और सोचा भी नहीं था कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब सब हो रहा है। तो फिर ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब प्राइवेट सेक्टर में इतना इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट में भी बढ़ेगा, तो वहाँ पर भी ई गवर्नेंस का बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। आपने ये भी देखा होगा कि पहले जो आप तहसील में जाते थे या डीएम ऑफिस में जा रहे हो तो ज़्यादातर काम पेपर पे होता था, लेकिन अब क्या है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसे उज्ज्वला योजना है तो उसमें भी आप ऑनलाइन सिलेंडर रजिस्टर कर सकते हैं, वो आपको घर पे उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की, जैसे विधवा पेंशन है, पेंशन स्कीम्स है गवर्नमेंट की, तो वो भी ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है। तो ई गवर्नेंस अच्छे से कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से काम कर रहा है। तो वो अमंगस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूटीज केरला हैड द हाईएस्ट ओवरऑल कंप्लायंस स्कोर। तो सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया है? भाई कोई भी रिपोर्ट आई ज़्यादातर टाइम पे कौन ऊपर रहता है? केरला ही रहता है। तो यहाँ पे कौन सी नई बात है? तो केरला ही टॉप कर रहा है इसमें भी। अब अमंग नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, यानी पहाड़ी क्षेत्र हैं जो उत्तर पूर्वी हमारे राज्य हैं, मेघालय, असम वगैरह, तो वहाँ पे कौन? मेघालय एंड द नागालैंड आर लीडिंग स्टेट्स, यानी मेघालय और नागालैंड क्या है, वहाँ पे लीडिंग स्टेट्स हैं, बहुत आगे हैं। एंड अमंग यूटीज़ में कौन है? जम्मू एंड कश्मीर रैंक द हाईएस्ट। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के हालात सबको पता है कैसे रहे हैं, लेकिन अब सुधार देखने को मिल रहा है। और वहाँ पे भी इंटरनेट शटडाउन रहा इतने टाइम तक, वो अभी हमने इस टॉपिक किया था डिस्कस, तो उसके बाद भी वहाँ पे वो राइट रैंकिंग में टॉप पे आ रहा है। तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। एंड आफ्टर दैट रिकमेंडेशंस इस रिपोर्ट में क्या दी गई हैं? तो पहला दिया गया है रिकमेंडेशन कि मैंडेटरी सेक्टर स्पेसिफिक सर्विस फोकस टू अटेन एसडीजी गोल्स, यानी कि जो भी पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको एसडीजी गोल्स को ध्यान में रखते हुए ही ई सर्विसेज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एंड अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नेंस में क्या रहे? यूनिफॉर्मिटी रहे, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक जगह बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी जा रही हैं बस दूसरी जगह कुछ नहीं है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे पूरे में, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, अब इंटरनेट जब इतना ज़्यादा सुविधा ई गवर्नेंस बढ़ेगा तो लोगों की प्राइवेसी भी खतरे में आएगी, तो उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, और सिक्योरिटी को। एम्ब्रेसिंग न्यू एज टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा, यानी कि जो दुनिया में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं, तो उन तकनीकों को भी अपनाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपना जो पूरा पॉलिटी का करंट अफेयर्स दे रखा था वो हमने डिस्कस किया। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये अलग अलग वीडियो आप क्यों डाल रहे हो, एक साथ में क्यों नहीं डाल देते सारे? तो उसमें होता क्या है कि विजन की करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है, उसमें हर टॉपिक
मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से बनाया जाता है। तो एक टॉपिक इतना कॉम्प्रिहेंसिव होता है कि अगर एक साथ में उनका 10 घंटे का 15 घंटे का वीडियो बना दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज़ हमें करना पड़ जाता है। तो इसलिए कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज़ ना करते हुए आपको चीज़ें आसानी से और अच्छे से समझ में आए, ना कि मैं या कोई भी अगर ऐसा करता है उसको केवल रीड करता चला जाए तो आपको पढ़ाने का, आपको समझाने का मतलब ही क्या हुआ, वो तो आप खुद से भी रीड कर सकते हैं ना। तो इसलिए हर टॉपिक को अलग अलग अभी देखा जा रहा है, लेकिन आपकी जो जैसे कि रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया है, ये सोचा है कि मंथ के एंड में क्या करेंगे कि उसके नोट्स बनाएंगे प्रीलिम्स के हिसाब से। प्रीलिम्स के हिसाब से नोट्स बनाने के बाद पूरा मंथली कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद मेंस के हिसाब से उसका कंपाइलेशन पूरे तैयार किए जाएंगे। तो 12 महीने के 13 महीने के जो भी बनते हैं वो पूरे कंपाइलेशन आपको मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।